एनीमिया कंटिन्यू। तो पिछले लेक्चर तक जो बताया गया था वो ये था कि मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से ड्यूडिनम से होते हुए सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन से होते हुए बोन मैरो में, ठीक, बोन मैरो से होते हुए किसमें, बोन मैरो से होते हुए फिर आगे पहुंचता है मैक्रोफेज में। ये अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो कौन लेकर के बोन मैरो में जाता है? बोन मैरो के अंदर आयरन को कौन लेकर के जाता है? ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन, ठीक है। ये हमने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि बोन मैरो के अंदर मान लो ये एरिथ्रोब्लास्ट है, तो एरिथ्रोब्लास्ट में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स होते हैं, टीआरएफ, जिसके ऊपर ट्रांसफेरिन क्या होता है? आयरन को बाइंड करता है। आयरन जब उससे बाइंड हो जाता है ट्रांसफेरिन से, तो फिर वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के पास उसको लेकर के जाता है, और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर फिर ट्रांसफेरिन का और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का भी हमने कंसेप्ट पिछली बार डिस्कस करके बताया था, ठीक है। क्या होता है ट्रांसफेरिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी? ये अभी आगे काम आएगा क्योंकि एनीमिया की फिर स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहली स्टेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से स्टेजिंग होती है एनीमिया की। फिर उस हिसाब से उस स्टेजिंग में किस लेवल पर जो है ट्रांसफेरिन कम होंगे, किस लेवल पर आपका सीरम आयरन कम होंगे, किस लेवल पे आपका फेरिटिन कम होगा, तो ये उसी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसफेरिन जो होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। कहां से बनता है ट्रांसफेरिन? लिवर से, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट से ट्रांसफेरिन बनता है और कहां पर आ जाता है? सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में वो क्या करता है? आयरन को फ्री फॉर्म में फ्रीली घूमने नहीं देता है। इट डजंट लेट आयरन मूव फ्रीली इन द सर्कुलेशन बिकॉज आयरन कैन डैमेज द डीएनए, आरएनए एंड अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो बाइंड करता है, बाइंड करके उसको फिर लेकर के जाता है अपनी रेस्पेक्टेड साइड में जहां आयरन का यूटिलाइजेशन हो सके, हीमोग्लोबिन बन सके। तो ये पिछले उसमें हमने बताया था। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट है, इसमें गया, एरिथ्रोब्लास्ट ने अपना जो है हीमोग्लोबिन बनाया, हीमोग्लोबिन बनने के बाद एरिथ्रोब्लास्ट तैयार हो गया, तैयार होने के बाद उसने जो है वहां से अपना आरबीसी बनाया, आरबीसी आ गया, रेटिकुलोसाइट ले लो, रेटिकुलोसाइट कहां पर आ गया? सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। जो यंग आरबीसीज होते हैं, दैट कम्स इनसाइड द सर्कुलेशन। और फिर ये जैसे ही जनरल सर्कुलेशन के अंदर आता है तो नॉर्मल, ये चीज समझने वाली है, नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। गुड। तो 120 डेज जब इसका लाइफ स्पैन होता है तो उस हिसाब से 120 दिन बाद क्या होता है? आरबीसी डिजनरेट हो जाता है। क्यों डिजनरेट होता है आरबीसी? क्या रीजन होता है आरबीसी के डिजनरेट होने का 120 दिन बाद? और क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों के जो एरेथ्रॉइड प्रीकर्सर्स होते हैं, एरेथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, लेट, इंटरमीडिएट, ये जितने भी ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद रेटिकुलोसाइट, उस लेवल तक तो टिल दैट लेवल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेलुलर प्रोलिफरेशन, सेल्स को प्रोलिफरेट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सर्कुलेशन में आता है, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी में कोई न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। तो अब आरबीसी के अंदर जब कोई न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर उसके कोई प्रोटीन नहीं बन सकते हैं, उसमें कहीं कुछ बन नहीं सकता है, ठीक है। आरबीसी रिपेयर नहीं हो सकता है दोबारा से, प्रोटीन ही नहीं है, तो प्रोटीन से बना तो हुआ है लेकिन न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है, मशीनरी ही नहीं है, रिपेयर मशीनरी नहीं है, तो उसका एक लाइफ स्पैन फिक्स हो जाता है। जैसे हम लोग
जब छोटे होते हैं उम्र में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, घुटने उठने सब मजबूत होते हैं, ठीक है, एकदम कहीं भी फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं से भी घूम के निकल जाते हैं। लेकिन अभी जब उम्र बढ़ जाती है, अब ये 50-60 साल के हो जाएंगे तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा, बीमारी डेवलप होंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आरबीसी को भी इसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश करो कि आरबीसी को भी इसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, रिजिड हो जाता है आरबीसी। स्केलेटन जो उसका प्रोटीन होता है वो पुराना हो जाता है, और इतना पुराना हो जाता है कि वो उसकी वजह से उसमें रिजिडिनेस आ जाती है। तो जब ये आरबीसी लिवर साइनोसॉइड्स या स्प्लीनिक साइनोसॉइड से निकलता है तो वहां पर अपनी लचक हो जाने की वजह से, अपनी रिजिड हो जाने की वजह से, रिजिड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं ना। प्रोटीन्स होते हैं कौन से? एनकाइलरिन, स्पेक्ट्रिन, ठीक है। अभी जब हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोग हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन स्केलेटन कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो एनकाइलिन, स्पेक्ट्रिन, ये सब प्रोटीन होते हैं जो उसके साइटोस्केलेटन को, उसके ढांचे को बना करके रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसके ढांचों को मेंटेन करके रखते हैं। और वो शुरुआत में तो फ्लेक्सिबल होते हैं, काम के होते हैं, धीमे धीमे उनकी उम्र बढ़ जाती है तो उनकी भी एक लाइफ स्पैन होता है। तो वो जो है क्या होता है, रिजिड होने की वजह से कहीं पर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटे छोटे साइनोसॉइड्स होते हैं, दे गो देयर एंड स्टक देयर, वहां पे स्टक हो जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। और ना निकल पाने की वजह से उनका मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन लॉस होने लगता है। जब मेम्ब्रेन लॉस हो जाता है तो क्या होता है, अंदर का डिजनरेट हो जाता है। तो जब वहां पे डिजनरेशन होता है तो ये मैक्रोफेजेस होते हैं, लिवर के मैक्रोफेजेस होते हैं, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस होते हैं, बॉडी में हर ऑर्गन में अपने मैक्रोफेजेस होते हैं, वो आते हैं और वो उसको जो है क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक। यहां तक क्लियर है? अब जब मैक्रोफेज ने एनगल्फमेंट कर लिया है, ठीक है, जैसे ही मैक्रोफेज ने एनगल्फ कर लिया उसके बाद क्या होगा, आरबीसी को, टूटे फूटे आरबीसी को एनगल्फ करने के बाद मैक्रोफेज क्या करेगा, वो आरबीसी का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन कैसे होगा? ब्रेकडाउन 3 पार्ट में होता है आरबीसी का। कौन कौन से 3 पार्ट, क्या क्या होता है आरबीसी के अंदर? हीमोग्लोबिन, हाँ जी, प्रोटीन, और मेम्ब्रेन का बनता है आरबीसी, ठीक है। हीमोग्लोबिन का होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के बाहर क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, और उसके मेम्ब्रेन किस चीज की बनती है, लिपिड की बनती है। और उसमें जो वो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वो किस चीज के होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। तो 3 चीजों से मिलकर के बनता है, मेम्ब्रेन, हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन, हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन। अब मेम्ब्रेन का क्या होता है, मेम्ब्रेन 2 चीजों से मिलकर के बनती है, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, ब्रेकडाउन होगा मेम्ब्रेन का अमाइनो एसिड में और फैटी एसिड में, ठीक है। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वो अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जो मेम्ब्रेन लिपिड लेयर होगी वो किस में ब्रेकडाउन हो जाएगी, वो फैटी एसिड्स में, ठीक है। फिर जो प्रोटीन होगा या हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, ये भी इसी तरीके से, जो प्रोटीन होगा वो भी इसी तरीके से अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक। फिर आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? अब आप लोगों को हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने पिछली बार बताया था, कैसे फॉर्म होता है ये तो मालूम है, लेकिन हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? ठीक है,
ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। पायरोल रिंग, बीच में आयरन। ठीक, पायरोल रिंग, बीच में आयरन, और ये ग्लोबिन। ठीक है, ये हीम है और ये ग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन जो टर्म है हीम से बना है और ग्लोबिन से बना है। तो ये किस में डिवाइड होगा? हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन चेन होती है और बाकी बीच में उसमें आयरन होता है। पायरोल रिंग और आयरन हीम बनाता है। अब जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है तो दो कंपोनेंट बनेंगे हीमोग्लोबिन। अब ये कैसे होते हैं देखने में, इसके बीच में, इसके पीछे आप इस चीज को समझिए। ठीक, एक तो आपका है ग्लोबिन, वो ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा? ग्लोबिन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन। तो क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड। गुड। फिर आपका आता है हीम। हीम जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला एक होता है आयरन, ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग। ठीक है, पहला होता है आयरन। आयरन कौन सा? बीच वाला हिस्सा जो ये देख रहे हो, ये। ठीक है, मैं बड़ा सा एक इधर बना देता हूं। ये हिस्सा जो है दिस इज आयरन और दिस इज पायरोल रिंग। ठीक है, ये आयरन है, ये पायरोल रिंग है। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आयरन अलग चला जाएगा और पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग होती है, वो अलग चली जाएगी। आयरन अलग चला जाएगा और 4 पायरोल रिंग अलग चली जाएगी। अब मेन खेल समझो ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया जब आप पढ़ोगे तो हीमोलिटिक एनीमिया में इसका बहुत लंबा चौड़ा खेल होता है। ये जो पायरोल रिंग होती है ये क्या बना रही थी पिछले उसमें? प्रोटोपोरफायरिन, वो सब बना रही थी। ठीक है, याद है कि भूल गए? भूल गए, चलो कोई बात नहीं। ये आयरन को तुम लोग छोड़ दो, दिमाग से अभी निकाल दो। ठीक, ये जो पायरोल रिंग है ये क्या करेगी? ये सर्कुलेशन बनाया, ये सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी और सर्कुलेशन के अंदर जाकर के ये फिर जो है ये होता क्या है? ये बेसिकली बिलीवर्डिन होता है। बिलीवर्डिन, ये जो पायरोल रिंग होती है दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग एल्स बट अ बिलीवर्डिन। ठीक, ये सर्कुलेशन में जाएगी इंट्रावेस्कुलर, यहां से ये क्या हो जाएगी? लिवर में, और लिवर से जो है फिर ये एक्सक्रीट हो जाएगी। किस फॉर्म में? हाँ, दो फॉर्म में। ठीक है, पहला एक आपका स्टूल के रास्ते, ठीक है, बिलिरुबिन, उसको क्या कहते हैं? स्टर्कोबाइलिन। ठीक है, और दूसरा यूरिन से, वो यूरिन से जो निकलेगा उसको क्या कहते हैं? यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर कि स्टर्कोबाइलिन और यूरोबिलिनोजन इस तरीके से जो है बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, और जो थोड़ा मोड़ा बचा कुचा जो है बिलिरुबिन है वो अंदर ही वहीं पर रहता है, तभी तो आपका सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, तो वो आता है। जनरली ये होता है, ये रिपेल करता है, तो इसलिए अंदर जो है रहने नहीं पाता है। इसको जो है ये इसका चार्ज दूसरा होता है, तो चार्ज की वजह से इसको जो है बाहर निकाल देती है बॉडी। अब ये तो आपका फीकल मैटर के रास्ते से निकल गया। अब हम जो है
वापस से आयरन पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका आयरन वाला पार्ट होता है। अभी भी मैक्रोफेज के अंदर फ्री फॉर्म में आयरन पड़ा हुआ है, मैक्रोफेजेस के अंदर आपका आयरन फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ये कौन सा आयरन होता है? मैक्रोफेज के अंदर जो आयरन होता है वो कौन सा आयरन होता है? मैं बता चुका हूं। ये आयरन जो होता है दिस इज फेरिटिन। दिस इज फेरिटिन। ये स्टोरेज फॉर्म है। मैंने शुरुआत में आपको नॉन फंक्शनल फॉर्म बताए थे आयरन के। फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल फॉर्म होता है आयरन का जो कि मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके जाता है, साइटोक्रोम, एंजाइम्स, दिस इज फंक्शनल फॉर्म। एंड नॉन फंक्शनल फॉर्म कौन से होता है? मायोग्लोबिन, सॉरी, हीमोसिट्रिन एंड फेरिटिन। गुड। तो अब ये कंसेप्ट कि हीमोसिट्रिन और फेरिटिन क्या होता है, इसका भी आगे जो आप फेरिटिन की जांच होती है वो क्यों, उसका क्या, उसके पीछे का रीजन है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसके पीछे का क्या वो है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फेरिटिन का क्या हालत होता है, क्या लेवल होता है। तो ये आयरन जो है जब ये फ्री फॉर्म में मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट होता है, अब वो अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अब आयरन अकेला हो गया फिर से। तो क्या आयरन को अकेले छोड़ना सही है? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मैक्रोफेज के अंदर मैक्रोफेज की न्यूक्लियर मशीनरी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, मैक्रोफेज के अंदर मैक्रोफेज की न्यूक्लियर मशीनरी एक्टिवेट हो जाएगी। ये न्यूक्लियर मशीनरी क्या करेगी? जिस तरीके से एक न्यूक्लियर मशीनरी यहां पर, जिस तरीके से एक न्यूक्लियर मशीनरी यहां पर क्या बना रही थी, एक एपोफेरेटिन नाम का तुम्हें कंपाउंड याद है पिछला, एपोफेरेटिन, भूल गए कि याद है? आप लोग एपोफेरेटिन आप लोगों को कहां याद है और कहां पर बन रहा था? एपोफेरेटिन हमारा और कहां बन रहा था? जीआई म्यूकोजा में, ड्यूडिनल म्यूकोजा, ड्यूडिनल सेल्स के अंदर एपोफेरेटिन बन रहा था, है ना, आयरन को पकड़ करके रखने के लिए। ठीक है, तो ये एपोफेरेटिन मैक्रोफेज भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। कौन बनाएंगे? मैक्रोफेजेस। ये जो आयरन है ये कौन पकड़ लेगा इसको? एपोफेरेटिन। तो ये क्या बन जाएंगे? एपोफेरेटिन। ठीक है, एपोफेरेटिन प्लस आयरन इज इक्वल्स टू व्हाट? फेरेटिन। डोंट रिमेंबर एनीथिंग। ठीक, आप लोगों ने इसको लगता है जाकर के देखा नहीं दोबारा से। तो एपोफेरेटिन प्लस आयरन इज इक्वल्स टू व्हाट? फेरेटिन। तो एपोफेरेटिन यहां से रिलीज होगा और यहां के आयरन को ऐसे पकड़ लेगा। ठीक है, अब इसने इस आयरन को पकड़ लिया, अब ये एपोफेरेटिन फॉर्म में इसमें बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? दो चीजें होंगी, या फिर ये एपोफेरेटिन सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है, आयरन को छोड़ेगा, आयरन क्या होगा, वापस से यहां पर आएगा, वापस से इधर जाएगा। ये फेरेटिन स्टोर्ड फॉर्म है, जब जरूरत होगी तो ये एपोफेरेटिन क्या होगा, इसका नेगेटिव रेगुलेटर इसको जो है रिलीज कर देगा, आयरन को वहां से वो छोड़ देगा मैक्रोफेज, और फिर ये जो है अपना सर्कुलेशन में वापस से बोन मैरो में चला गया, लीवर में चला गया, मायोग्लोबिन में चला गया, मसल में चला गया, तो वो अपना काम करेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, फेरेटिन क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म में जो होता है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब इसकी खासियत समझ लो फेरेटिन की। दो तीन चीजें हैं फेरेटिन के बारे में समझने लायक। पहली चीज, फेरेटिन क्या होता है, सॉल्युबल। दूसरी चीज, बहुत छोटा होता है, कोई देख नहीं सकता इसको, माइक्रोस्कोपिकली भी आप नहीं इसको देख सकते।
तो ये आप सिर्फ और सिर्फ किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एपोफेरेटिन आप सिर्फ किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और तीसरी चीज होती है एपोफेरेटिन के बारे में कि ये परमानेंटली जो है इसमें स्टोर्ड नहीं रहता है। ठीक है, मैक्रोफेज के अंदर परमानेंटली ये स्टोर्ड नहीं रहता है। जब ये डीनेचर्ड हो जाता है एपोफेरेटिन, तो फेरेटिन को रिलीज कर देगा, अपना निकल जाएगा। लेकिन अब अगर इसी मैक्रोफेज के अंदर ये फेरेटिन आपका जो है जरूरत नहीं पड़ी बॉडी को, आप बाहर से भी आयरन डाल रहे हो, अंदर भी आयरन है, स्टोर्ड भी है आयरन, और आप बाहर से धनाधन आयरन डाले भी डाल रहे हो, तो आयरन की एक वो चीज होती है कि आयरन कभी भी जो है एक्सक्रीट नहीं हो पाता है बॉडी से, उसका एक्सक्रीशन बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आयरन टॉक्सिसिटी बड़ी खतरनाक होती है। इसीलिए आयरन को जो है पकड़ करके ये सब लोग रखते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक भी होता है। और दूसरी नुकसान ये है कि आयरन जो है एक्सक्रीट भी होना बड़ा मुश्किल होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है आयरन का? स्टूल से हो सकता है ना, नॉर्मली स्टूल से ही आयरन सीक्रेट नहीं, बिलीवर्डिन नहीं होता। आयरन इज नॉट बिलीवर्डिन, दैट इज नॉट इवन स्टर्कोबाइलिन, दिस इज समथिंग डिफरेंट। आयरन अलग हो जाता है, हीम और ग्लोबिन, और हीम का जो फॉर्म होता है आयरन अलग हो जाता है, पायरोल रिंग अलग हो जाती है। दैट पायरोल रिंग दैट इज फॉर्म्ड इज बिलीवर्डिन, दैट इज नॉट आयरन। आयरन तो अलग है, वो अपना वहीं का वहीं है, वो अनादिकाल तक वहीं पड़ा रहेगा। उसको आप ना निकाल सकते हो ना भगा सकते हो, किसी रास्ते से वो निकलना होगा। तो अब वो भी फेरेटिन फॉर्म है, वो किसी रास्ते से उसको अगर निकलना होगा तो वो जो है लैट्रिन के रास्ते से बस निकल सकता है, मैक्सिमम फ्रॉम द स्टूल। वैसे उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है आयरन को। अगर आप नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हो तो आयरन आपकी बॉडी से नहीं निकल सकता। आयरन किस किस लेवल कहां से सिक्रीट हो सकता है नॉर्मली? एक तो स्टूल से हो सकता है, और हाँ ब्लीडिंग नहीं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। नॉर्मली आयरन कैसे सिक्रीट होता है? दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम स्वेट। एक स्वेट से भी सिक्रीट होता है, पसीने से भी। तभी बोलते हैं ना खून पसीने की कमाई, तो खून पसीने की कमाई का मतलब वही आयरन है। ठीक है, तो आयरन आपका स्वेट से भी जो है सिक्रीट होता है। लेकिन अब ये एपोफेरेटिन के अंदर जो फेरेटिन फॉर्म हुआ है, उसकी जो एपोफेरेटिन है, अंदर हीमोग्लोबिन है, आयरन है। इस एपोफेरेटिन और बहुत सारे इस तरीके से फॉर्म हो गए हैं। ठीक, अब माइक्रोफेज के अंदर इतने सारे फेरेटिन फॉर्म हो गए। ठीक है, एपोफेरेटिन बना, आयरन को पकड़ लिया, तो फेरेटिन इतने सारे फॉर्म हो गए। अब मान लो ये दोनों पॉलीमराइज कर गए, जुड़ गए आपस में और एक बड़ा कंपाउंड बना दिया। ये बड़ा कंपाउंड क्या है? हीमोसिट्रीन। ये बड़ा कंपाउंड क्या है? हीमोसिट्रीन। ठीक है, अब हीमोसिट्रीन जो होता है बड़ा जरूरी भी होता है बॉडी के लिए, लेकिन बड़ा खतरनाक भी होता है। बहुत सारी और भी बीमारियों का ये जड़ बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है? ये क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता। पहली चीज इनसॉल्युबल होता है। ठीक, हीमोसिट्रीन क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। दूसरी चीज, ये माइक्रोस्कोपिकली भी आप देख सकते हो, हैं? माइक्रोस्कोपिकली कैसे देखते हैं? हाँ, उसको कौन सा स्टेन होता है? फक्शन ब्लू। इसने जो बोला, क्या नाम बताया तुमने? फक्शन ब्लू। उसका, उस स्टेन का नाम होता है, कौन सा नाम होता है स्टेन का? प्रूशियन ब्लू होता है, फक्शन नहीं, प्रूशियन ब्लू होता है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन उस स्टेन को हम लोग जो यूज करते हैं उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है रूटीनली,
माइक्रोस्कोपी में आयरन स्टोर्स, उसकी ग्रेडिंग होती है, WHO ग्रेडिंग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो वो जो स्टेन होता है उसका नाम होता है पर्ल्स स्टेन, पर्ल्स स्टेन। ठीक है, बोन मैरो में इसको आप बोन मैरो से माइक्रोस्कोपिकली आप देख सकते हो। तो हीमोसिड्रिन जो होता है दैट इज ऑल्सो स्टोरेज फॉर्म। तो पेशेंट आपके पास आया और उसने आपसे बोला कि सर हमारा आयरन स्टोर कितना है, ये हमें जानना है। आयरन डेफिशिएंसी, या डॉक्टर ने आपको एक पेशेंट भेजा, उस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और आपने बात करी कि भाई इसको जो है सर हमको ये इसका जानना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन क्या ग्रेड का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ये पता करना है। तो ग्रेडिंग कैसे पता करोगे? स्टोरेज कितना है। स्टोरेज अगर भाई स्टोरेज खत्म हो गया तो उसका मतलब बहुत बुरा हाल है उसका। तो ग्रेडिंग कैसे पता करोगे? दो रास्ते बताओगे सर। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम सीरम फेरेटिन कर लें। ठीक है, सीरम फेरेटिन कर लें, क्योंकि सीरम फेरेटिन जो सर्कुलेशन का होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सर्कुलेशन का जो सीरम फेरेटिन होता है इक्विवेलेंट टू द स्टोरेज फॉर्म, दैट इज जो मैक्रोफेज के अंदर होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फेरेटिन प्रेजेंट इन सर्कुलेशन इज इक्विवेलेंट टू द मैक्रोफेज, मतलब एंड स्टोरेज फॉर्म। बाकी आपके सेलुलर टिश्यूज में, मैक्रोफेजेस में, हिस्टियोसाइट्स में, बोन मैरो के अंदर जो वो होता है इक्वल फॉर्म में होता है। लेकिन कभी कभी ये सीरम फेरेटिन धोखा दे जाता है। ठीक है, ये सीरम फेरेटिन क्या करता है, कभी कभी धोखा दे जाता है। तो ये सीरम फेरेटिन कैसे धोखा देता है? नॉर्मली क्या होता है, जितना अमाउंट आपकी ब्लड में है सीरम फेरेटिन उतना ही अमाउंट आपके मैक्रोफेज में भी होगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अब धोखा कहां चालू हो गया? धोखा यहां से चालू हो गया कि बाई चांस मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया कोविड का। ठीक है, कोविड का पेशेंट आया और साथ में उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है। कोविड का पेशेंट है और उसको साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि कोविड में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सेलुलर इन्फ्लेमेशन होता है। सेलुलर इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? जो क्रॉनिक डिजीज होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन। ठीक है, अब इंजरी हुई सेल को, अंदर से क्या निकला? फेरेटिन। ठीक, अंदर से फेरेटिन बाहर आ गया, कहां जाएगा फेरेटिन? सर्कुलेशन में। क्या हो गया सर्कुलेशन में लेवल फेरेटिन का? हाई हो गया। अंदर का माल तो खाली है। ठीक, और इधर आपका जनरली होता क्या है, जितना सर्कुलेशन में उतना ही मैक्रोफेज में भी होना चाहिए। स्टोरेज फॉर्म दोनों बराबर ही होते हैं, हम इसलिए सर्कुलेशन का ले लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोविड का पेशेंट है या कोविड के जो है उससे जो है वो ग्रसित पेशेंट है, तो क्या होगा? इसमें इसका लेवल बढ़ गया, यहां पे पता चला कम हो गया, यहां पे कम है ही है, और हमें लग रहा है पेशेंट नॉर्मल है, उसके आयरन स्टोर तो एकदम परफेक्ट है। हमने डॉक्टर को बोल दिया सर एकदम आयरन स्टोर परफेक्ट है, आप टेंशन ना लीजिए और हल्की फुल्की दवाई चलाइए, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, और उतने में पेशेंट। यहां पे रोल आता है बोन मैरो का। बोन मैरो डायरेक्टली बताएगा आपका कि कितना लेवल है स्टोरेज फॉर्म आयरन का। तो आप डॉक्टर से ये बोलोगे सर इस पेशेंट को कोविड है या इसको फीवर भी है साथ में, या फीवर लेकर के प्रेजेंट कर रहा है एनीमिया। तो बोलोगे सर इसको कोविड है और साथ में फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर रहा है, तो सर मेरे को थोड़ा सा शंका है, दिक्कत ये है, आई हैव सम प्रॉब्लम विद इट कि हिज फेरेटिन लेवल कुड बी वेरी हाई and according to the storage level.
The correlation between the storage level and the ferritin level in the circulation could be disproportionate. हम उसको proportion में नहीं बोल सकते because patient is suffering from chronic inflammatory disease or any acute inflammation, है ना? And this can mask the diagnosis. So my opinion would be go for bone marrow and Pearl cysteine. The Pearl cysteine will definitely going to tell us the normal level of iron stores. Accordingly, you can start the drug which you want. So we will advise for what? Bone marrow aspiration or bone marrow biopsy. ठीक? Bone marrow aspiration or bone marrow biopsy. Now, अब हमको ये तो मालूम है कि इंसॉल्युबल होता है हीमोसिट्रिन, और हीमोसिट्रिन अगर जो है उसका लेवल ज्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या होता है? नहीं, बॉडी में अगर हीमोसिट्रिन का लेवल ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हीमोसिड्रोसिस। और अगर इतना ज्यादा हो जाए कि वो बॉडी के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हीम क्रोमेटोसिस। ठीक है, ब्रोंज कलर, ठीक है, या ब्रोंज मैन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। आपको भूरे रंग का आदमी एकदम होगा, एकदम भूरे रंग का, तांबे की तरह, जैसे तांबा देखा है, तांबे की तरह वो भूरा होगा, है ना, ब्रोंज कलर का, तो उस रंग का आदमी आपको मिलेगा। अगर हीमोसिड्रोसिस है, हीमसिड्रोसिस अगर है तो क्या दिक्कत है? नॉर्मली वो इंसॉल्युबल होता है लेकिन टूट भी जाता है, ब्रेक डाउन भी हो जाएगा हीमसिड्रोसिस का, हीमोसिट्रिन का। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो टूट करके अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग होकर के फिर से वही फेरेटिन फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा बॉडी में। ज्यादा से ज्यादा होगा भाई उसके लेवल बढ़ गए, नुकसान कोई भी नहीं है। लेकिन अब इंसॉल्युबल है तो एक चीज और अच्छी है, अगर इंसॉल्युबल है तो सॉल्युबल मतलब एक्यूमुलेट नहीं होगा बॉडी में, निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो इतना बढ़ जाए कि हमारे बॉडी की स्किन में, लिवर में, पेंक्रियाज में, किडनी में, हर जगह एक्यूमुलेट होने लगे तो क्या करेगा? बीमारियां देने चालू कर देगा। कौन सी बीमारियां देनी चालू करेगा? जैसे अगर लिवर में चला गया तो क्या करेगा? कौन सी बीमारी होती है? कोई विल्सन्स डिजीज का नाम सुना है कभी? अच्छा, पढ़ लेना एक बार, है ना। लिवर सिरोसिस भी कर देगा, सही बोल रहा है। और पेंक्रियाज में जाएगा तो डायबिटीज कर देगा, है ना, ग्लूकागॉन के लेवल को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, या हाइपोग्लाइसीमिया में भी कर देगा। आपके भाई बीटा सेल्स को नुकसान करेगा तो डायबिटीज कर सकता है, और अगर आपके ग्लूकागॉन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा तो आपको क्या करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया में भी डाल सकता है। ठीक है, एक चीज ये हो गया। हार्ट में चला जाएगा तो क्या करेगा? मायोकार्डाइटिस कर सकता है। ठीक है, उसकी मसल्स को इन्वॉल्व करेगा तो मायोकार्डाइटिस कर सकता है ना। स्किन में जाएगा तो क्या करेगा? ब्राउन कलर की पूरी स्किन हो जाएगी। ठीक, तो डर्मेटाइटिस भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं जो कि हीमोसिट्रिन लेवल के बढ़ने से हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉजेज में। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का कॉज क्या क्या होता है? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने फूड के बारे में भी बात करी थी ना। कौन कौन से फूड होते हैं जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं? अभी जेनेटिक कॉजेज भी बात करेंगे। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के जेनेटिक्स, कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। Now the causes. कॉजेज में सबसे पहले हम लोग
चलते हैं। मेन कॉज जो होता है वो क्या होता है? डाइटरी डेफिशिएंसी। So it's not visible. डाइटरी डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है? डाइटरी डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम डाइट में जो है आयरन कम ले रहे हैं। ठीक है, डाइटरी डेफिशिएंसी में मतलब डाइट में आयरन कम ले रहे हैं या कम जा रहा है। क्या क्या कारण होते हैं कम लेने के या कम जाने के? पहली चीज है, जो बच्चा होता है, इन्फेंट्स, उनमें भाई नॉर्मली इन्फेंट्स जो है मदर पेट वो होता है, और मदर में जो मिल्क होता है लैक्टेशन के समय में उसमें आयरन होता नहीं है। इस वजह से जो है उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होने लगती है। फिर दूसरा जो रीजन है कि बढ़ते बच्चे, एक तो बच्चे फिर बढ़ते बच्चों में भी आयरन की बॉर्नविटा देखते होंगे, कॉम्प्लान, उसमें आयरन की कमी अगर बढ़ते बच्चों में बहुत कॉमनली मिलती है क्योंकि बॉडी को एक और एक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, फिर गरीब लोग, बोलना नहीं चाहिए, ये जो है बेकार की बात है। गरीब अमीर कुछ नहीं होता, आजकल खाना सबको मुहैया करा रही है सरकार और अच्छे से खाना मुहैया हो रहा है, तो ये बेकार की बात है बोलना कि पुअर पीपल को सबसे ज्यादा खाना मिल रहा है इस टाइम पे, राशन फ्री में मिल रहा है। तो इसलिए जो है वो चीज आप हटा दें, उसको आप लगा दें वेगन। वेगन, ठीक है, वेगन होते हैं जो, वेगन मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं, वेगन मतलब मोर देन वेजिटेरियन। मोर देन वेजिटेरियन मतलब कि वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खा रहे, तो वो वेगन होते हैं। उनमें जो है बहुत कॉमनली मिल जाता है। फिर बुढ़ापा, ठीक है, एल्डरली, बुढ़ापा, ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन, है मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक, मैल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? Intestine में absorption कम। हाँ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ग्लूटेन इंड्यूस एंटेरोपैथी। ग्लूटेन इंड्यूस एंटेरोपैथी, ये क्या चीज होती है? Gluten सर एक प्रोटीन है। हाँ, ग्लूटेन इंड्यूस एंटेरोपैथी होता क्या है? एब्जॉर्प्शन होने नहीं पाता है, ग्लूटेन की वजह से लोग डायरिया होने लगता है, पेट खराब हो जाता है, इरिटेशन होने लगता है। अब आजकल के ज़माने में ये ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है कि ग्लूटेन इंड्यूस एंटेरोपैथी, ग्लूटेन फ्री डाइट ले लीजिए, ये लोग बोलते हैं। ये भी एक तरीके की वेस्टर्न वर्ल्ड का बेवकूफ़ी है। तीसरी चीज है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, मतलब जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं वो आपकी बेकार हो गई। जनरली HCl जो होता है, जो बनता है, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज तो खाना पचाने में रोल करता है, ठीक है, इट हैज अ मेजर रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड, एंड सेकेंड इट हैज मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन को एब्जॉर्ब कराने में भी वो मदद करता है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, फिर गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, बिलरॉक 1 गैस्ट्रेक्टोमी। ये क्या चीज होती है? आजकल नए नए वो चले हैं, बिना कसरत किए मोटापा कम करें, है, बिना कसरत के मोटापा कम करें। तो वो जो स्कैम चले हैं, वो स्कैम, गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होता है? आपका पेट का साइज छोटा कराया जाता है, ठीक है, स्टमक साइज,
उसको डिक्रीज किया जाता है। उसको डिक्रीज करने के चक्कर में बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके डैमेज हो जाते हैं, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, जिसके बाद मतलब लॉन्ग लास्टिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट के अंदर मिलता है। फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है, वजन तो कम हो गया लेकिन बाकी दिक्कतें स्टार्ट हो गई। तो ये चीज जो है बहुत ही खतरनाक होती है गैस्ट्रेक्टोमी। अब तीसरा चीज होता है इंक्रीज ब्लड लॉस। इंक्रीज ब्लड लॉस, मोस्ट कॉमन कॉज इंक्रीज ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस की कहां से हो सकता है बॉडी में? गम ट्रॉमा, गम ब्लीडिंग ट्रॉमा। गम ब्लीडिंग से आप ब्लड लॉस ना बोलो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सबसे पहले हाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी, ठीक, पहला। दूसरा, ट्रॉमा, एक तो तुम लोग इस चीज को अलग कर लो, टीबी, ट्यूमर, ट्रॉमा, ट्रिपल टी। ये तीन चीजें हैं जिससे आप हमेशा एनीमिया में जाओगे। टीबी, ट्यूमर, ट्रॉमा, टीबी, ट्यूमर, ट्रॉमा, कुछ भी हो, तीन ही चीजें आपके बॉडी में होंगी। या फिर टीबी होगी, या फिर ट्यूमर होगा, या फिर ट्रॉमा होगा। तो ये ट्रिपल टी आप लोग जो है बेसिक याद रखो। फिर दूसरा रीजन होगा, आप पहले पेट से पढ़ो। पेट में क्या है? जीआईटी, सबसे पहले जीआईटी। फिर नीचे आओ, नीचे क्या मिलता है आपको? हाँ, रीनल, ठीक है, रीनल और ब्लैडर, या फिर आप इसको कहते हो यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक। फिर तीसरे में आप आ जाओ फीमेल्स में, यूट्रस सर्विक्स। ठीक है, अब ये तीन जगह हो गई। तो यूट्रस सर्विक्स है ना, यूट्रस सर्विक्स का नाम क्यों लिया? मेंस्ट्रुएशन सबसे कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस ऑफ यूट्राइन कैविटी, ठीक है, ठीक। ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, ब्लीडिंग होती रहती है। फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक। फिर और कौन सा रीजन हो सकता है? यूट्राइन कार्सिनोमा, ठीक। फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्विक्स का कैंसर, ठीक। फिर अदर कॉज में हार्मोनल, ठीक, कोई हार्मोनल कॉज हो जिसमें डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का आपका वो आ जाता है। फिर एक और कॉज होता है, मैंने मेनोरेजिया आप लोगों को शुरुआत में बताया था। तीसरा कॉज जो होता है बहुत कॉमन है, अब तो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा रूल सख्त होता जा रहा है, रिपीटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, रिपीटेड प्रेगनेंसीज एक ये बहुत कॉमन कॉज है। अब इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज कौन सा होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज सबसे पहले आप आएंगे, मोस्ट कॉमन, पेट से चलिए, ठीक है, पेप्टिक अल्सर। दूसरा एस्प्रिन ड्रग में, ठीक है, दूसरा कौन सा है? एस्प्रिन ड्रग में। फिर तीसरा है हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया, ठीक। चौथे पे जाइए, चौथा है आपका सबसे कॉमन कॉज एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, हुक वर्म, हुक वर्म,
हुकवर्म इन्फेस्टेशन क्या चीज होती है ये पेट में जाकर ड्यूडिनम में बैठ जाता है। एनकाइलोस्टोमा नाम से ही है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ड्यूडिनम में जाकर के कटिया डाल के बैठ जाता है, ठीक है, और वहां बैठ करके फिर खून चूसता रहता है। आप कितना भी देते रहो ब्लड, कितना भी आप आयरन खिलाते रहो मरीज को, ये कहीं ना कहीं वेजिटेबल से है ना, या कुछ खराब खाना, खराब सब्जियां बिना धुली हुई, ये सब खाने से ये हो जाता है। टेपवन भी, पिनवर्म भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल होता है, हुकवर्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट कॉमन कॉज इन वेजिटेरियंस और मोस्ट कॉमन कॉज इन इवन नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो, उनमें भी मोस्ट कॉमनली जो है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल मिलता है। ठीक, फिर चौथा रीजन मैलिग्नेंसीज, ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या फिर कोई भी इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसीज, ठीक है, जीआई मैलिग्नेंसी। चौथा रीजन, मतलब 1 2 3 4 5, छठा रीजन और क्या हो सकता है, सोच के बताइए, छठा रीजन और क्या हो सकता है। हीमोफीलिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया थोड़ी ना, मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर रहा हूं, तुम लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हो, हीमोफीलिया नहीं। और कोई रीजन, हाँ गूगल में मत देखो, डायवर्टिकुलोसिस सही बोल रहा, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, एमीबिक कोलाइटिस और हेमोरॉइड्स, ठीक है, फिशर, फिस्टुला, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स क्या होता है, दैट इज पाइल्स। फिर एमीबिक कोलाइटिस, ठीक, इतने कॉजेज हैं आपके ब्लड लॉस के जीआई से। फिर एक और बचा यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, मिटा दें इसको, ये अच्छा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या कॉज हो सकता है, ब्लीडिंग का, ठीक है, हिमेचूरिया, ब्लैडर में हिमेचूरिया, यूटीआई की वजह से भी हो सकता है, स्टोन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, हिमेचूरिया। और कोई पैरासिटिक होता है इंफेक्शन इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगे, ट्राइकोमोनास कहां होता है, ट्राइकोमोनास कहां होता है, कहां पर होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, किसमें मिलेगा, फीमेल से मिलेगा, कहां मिलेगा, वेजाइना में मिलेगा, तो इसको हटा दो, उससे ब्लीडिंग नहीं होती। सिस्टोसोमियासिस, ये ब्लैडर का वो होता है पैरासाइट, ब्लैडर में जाता है, खूब हिमेचूरिया कराता है और इसकी वजह से ब्लैडर का कार्सिनोमा भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी बहुत कॉमनली ये जो है उसमें होता है। फिर कोई प्रोस्टेट में दिक्कत हो, प्रोस्टेटिक लीजन,
प्रोस्टेट का कार्सिनोमा हो जाए। प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर से मतलब वहीं से तो होता है, यूरेथ्रा से लगा हुआ तो प्रोस्टेट होता है मेल्स में। फिर कोई डायलिसिस हो, डायलिसिस में भी इस तरीके से होता है। फिर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, पैरोक्सिस्मल पीएनएच, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, ये इतने कॉजेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, ये तो ठीक है, लेकिन अब ऊपर वाले ने कुछ कुछ खानों को ऐसा भी बनाया है और कुछ कुछ फूड ऐसे बनाए हैं, कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे बनाए हैं कि जो कि आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं और वो इनहेंस भी कर सकते हैं आपका आयरन एब्जॉर्प्शन और इनहिबिट भी कर सकते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे जब एक बार आयरन अंदर चला गया तो उसमें भी ये होता है कि ऐसे ट्रांसफेरिन हो गया, एपोफेरेटिन हो गया, रिडक्टेज हो गया, है ना, ये तो एक है। लेकिन आप जब खाना जो खा रहे हैं वो खाना भी जो है उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपका इधर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे आयरन के, या फिर आपके एब्जॉर्प्शन को आयरन के कम कर देंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं? स्पिनच तो कंपाउंड थोड़ी ना, स्पिनच इज अ फूड, वेजिटेबल, इट्स नॉट अ कंपाउंड। स्पिनच के अंदर क्या होता है? आप इधर फूड और प्रोडक्ट्स which increases iron absorption and that decreases iron absorption। ठीक है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन एनहांस करती हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो डिक्रीज करती हैं? पहला फैक्टर है, हम इसको फैक्टर वाइज दिखाते हैं, इसको 3 में डिवाइड करते हैं। अब क्या लगता है तुमको? पहला फैक्टर हम इधर बना देते हैं फैक्टर्स। ठीक है, पहला डाइटरी फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स में जो फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हीम आयरन जो होता है, हीम आयरन। ठीक है, हीम आयरन नोट करें, हीम आयरन। जो इंक्रीज करता है हीम आयरन।
ठीक है, एक दो तरीके के आयरन होते हैं, हीम आयरन होता है, नॉन हीम आयरन होता है। जो हीम आयरन होता है वो अगर बॉडी में होता यूज जाता है, ठीक है, जैसे आप मसल खा रहे हो किसी की, लिवर खा रहे हो कोई, दैट इज अ हीम आयरन। तो हीम आयरन क्या करेगा, ज्यादा स्पीड में जो है उसको एनहांस करेगा, तो हीम आयरन। फिर एनिमल फूड, मीट मांस मच्छी, ठीक है। फिर इसके अलावा फेरस आयरन सॉल्ट्स, फेरस आयरन सॉल्ट्स। फेरस आयरन सॉल्ट्स क्या हो गया, बॉडी में जब आता है आयरन तो किस फॉर्म में होता है, इक फॉर्म में होता है, अस में उसको डाला जाता है, फिर इक से उसको जो है निकाला जाता है। इक अस इक, इस इक ऐसे याद रखिए, इक अस इक, इक अस इक, ठीक। इक के मत लिखिए, सी लिखिए। इक मतलब फेरिक, फेरिक फॉर्म में आया, फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ और फिर फेरिक फॉर्म में सर्कुलेट हो गया। फेरिक, फेरस, फेरिक, फेरिक, फेरस, फेरिक, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन में जाने का उसका प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब तो फेरस सॉल्ट्स जो होते हैं वो एनहांस करते हैं क्या, आयरन के एब्जॉर्प्शन को, फेरस फॉर्म में अगर हम दे रहे हैं। फिर रिड्यूस कौन कौन से करते हैं, अगर नॉन हीम फॉर्म का अगर हम आयरन ले रहे हैं तो वो डाइट्री में, तो वो जो है डिक्रीज करेगा। दूसरा फेरिक आयरन सॉल्ट्स, अगर हम फेरिक फॉर्म में आयरन सॉल्ट ले रहे हैं तो वो जो है डिक्रीज करेगा, उसका जस्ट उल्टा आप उसमें कर दीजिए, ठीक है। फिर ल्यूमिनल फैक्टर्स, ल्यूमिनल फैक्टर्स, ल्यूमिनल फैक्टर्स कौन कौन से, ल्यूमिनल मतलब क्या हो गया, ल्यूमेन के अंदर जाने के बाद, है ना। तो ल्यूमिनल फैक्टर्स में पहली चीज पीएच, क्या होना चाहिए, आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए कैसा पीएच होना चाहिए, जब हम गैस्ट्रिक्टोमी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, HCl सिक्रीशन बंद हो जाता है, HCl क्या होता है, एसिडिक होता है, तो हमको क्या चाहिए, एसिडिक पीएच। और ये एनहांस करेगा एसिडिक पीएच और बेसिक डिक्रीज करेगा, ठीक है। एसिडिक पीएच एनहांस करेगा और बेसिक पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, LMW soluble chelates, LMW soluble chelates, low molecular weight chelating agents, low molecular weight chelating agents। इसमें एग्जांपल है आप विटामिन सी, ठीक है। चीलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, हाँ, जो बाइंड करे, बाइंडिंग में मदद करें, ठीक है, जो बाइंडिंग में मदद करे, तोड़े और बाइंड कराए। चिलेट मतलब होता है तोड़ना फिर बाइंड कराना, ठीक है। तो लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्युबल चिलेट्स, ये विटामिन सी, शुगर, अमाइनो एसिड्स, विटामिन सी, शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स ये जो है क्या होते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन में मदद कराएंगे, ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में। लो मॉलिक्यूलर वेट चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक। अब
ठीक है, अब इसके अलावा बेसिक पीएच या एल्कलाइन पीएच, ठीक है। तो इसमें बेसिक पीएच में एसिडिक पीएच कौन कौन करता है? HCl, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एसिडिक पीएच करेंगे। और बेसिक कौन करता है? पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एल्कलाइन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक और एल्कलाइन दो चीजें। अब इसके बाद ये जो चीजें हैं विटामिन सी, शुगर, अमीनो एसिड, ये क्या कर रहे हैं? एनहांस कर रहे हैं। और फाइटेट्स, टेनेट्स, टी में चाय जो दिन भर हम लोग पीते हैं टी, तो वो क्या करते हैं? फाइटेट्स किसमें होता है? फाइटेट्स वेजिटेबल्स में होता है, स्पिनच और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या होता है? फाइटेट्स होते हैं। फाइटेट्स क्या होते हैं? इसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। फाइटेट्स टेनेट्स ये क्या करेंगे? टी में टेनेट्स, ठीक है, वेजिटेबल में फाइटेट्स, ये क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। फॉस्फेट्स, कार्बोनेट, ऑक्सिलेट, और नाम लिख लो। फॉस्फेट, ऑक्सिलेट, कार्बोनेट, ये क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो जो तुम लोग सोडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, ये क्या करता है? नुकसान करता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कराता है। ये प्रोडक्ट्स आपके लिए सही नहीं है, इनको मत इस्तेमाल करें, ठीक। ये क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कार्बोनेट, फाइटेट, टैनेट, ये सब क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूं कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है? इसलिए बता रहा हूं कि कुछ रीजन होगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बोला। आयरन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके साथ मिल जाएगा? तो क्या उसको अंदर घुसने देगा? आयरन तो अकेले ही अंदर जाता है ना। जब अंदर पॉजिटिव के साथ वो बाइंड कर गया तो अंदर कैसे जाएगा? जाने नहीं पाएगा, रोक दिया जाएगा वहीं पर। तो इसलिए ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे उनको नहीं खाना है। पढ़ लीजिए कौन कौन से नेगेटिव चार्ज। किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ाना है और आप उसको कार्बोनेट दे रहे हो, बेकार है, कोई फायदा ही नहीं, अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। फिर सिस्टमिक फैक्टर्स पे आ जाइए आप। ये तो ल्यूमिनल फैक्टर हो गया, फिर सिस्टमिक। सिस्टमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सिस्टमिक फैक्टर्स में आपके आयरन डेफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस, प्रेगनेंसी, हाइपोक्सिया, ठीक है। सबसे कॉमन कॉज जो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, क्या क्या होता है? सबसे पहला आयरन डेफिशिएंसी। कैसे? आयरन की कमी है, आयरन को भी तो बढ़ाना है ना। आयरन की कमी है, आयरन को ही तो बढ़ाना है, तो आयरन डेफिशिएंसी। दूसरा इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस, तीसरा प्रेगनेंसी, चौथा हाइपोक्सिया, ठीक है। तो कौन कौन से कॉजेज हैं? प्रेगनेंसी, हाइपोक्सिया, आयरन डेफिशिएंसी। प्रेगनेंसी जिसमें भी आयरन कम होगा, हाइपोक्सिया। प्रेगनेंसी, हाइपोक्सिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एरिथ्रोपोइसिस, इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस। ये एरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेगनेंसी होगी
तो आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। भाई आयरन की कमी जहां होगी वहीं तो आयरन एब्जॉर्ब होगा। जब नॉर्मल है बॉडी में आयरन, तो आयरन एब्जॉर्ब क्यों होगा? निकल जाएगा ऐसे ही लैट्रिन के रास्ते, खाते रहो कितना भी खाना है, कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे आया वैसे निकल जाएगा। तभी देखते हो जब लोग ज्यादा आयरन की जो है टैबलेट खाने लगते हैं, काले रंग की पॉटी होने लगती है। फीकल स्टूल जो होता है, फीसेस जो होती है उनकी काले रंग की होती है, एकदम ब्लैक टैरी ब्लैक कलर। वही रीजन होता है। ठीक है, जैसे आया वैसे निकल गया, एब्जॉर्प्शन में। फिर आयरन ओवरलोड, कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो आयरन को एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगे? आयरन ओवरलोड, आयरन ज्यादा है, आयरन की गोली दोगे तो कोई फायदा नहीं है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। ठीक। फिर एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज, एरिथ्रोपोइसिस ही नहीं हो रही है तो आयरन दे के फायदा क्या है ना, वो ऐसे पड़ा रहेगा वहां पे। फिर तीसरा इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें तो आयरन ओवरलोड, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, एरिथ्रोपोइसिस, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इतने कॉजेस। अब ये चीज हो गई। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की स्टेजेस। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या क्या स्टेजेस होती हैं? पहली स्टेज होती है प्री लेटेंट स्टेज ऑफ आयरन डिप्लीशन। ठीक है, पहली स्टेज होती है प्री लेटेंट स्टेज ऑफ, या फर्स्ट स्टेज, प्री लेटेंट स्टेज ऑफ आयरन डिप्लीशन। दूसरी स्टेज होती है लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी। और थर्ड स्टेज होती है स्टेज ऑफ एपरेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक, कुल 3 स्टेजेस हमने बताई। पहली स्टेज लेट स्टेज, दूसरी स्टेज है लेटेंट, तीसरी स्टेज है। ठीक, अब पहली स्टेज में क्या होता है? when iron loss exceeds, ठीक है, when iron loss exceeds absorption, लॉस ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन कम। पहली स्टेज में when iron loss exceeds the
एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब आयरन का लॉस ज्यादा है और आयरन का एब्जॉर्प्शन कम है। अ नेगेटिव आयरन बैलेंस एग्जिस्ट, ठीक है, एक नेगेटिव आयरन बैलेंस बन जाता है। अब होता क्या है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, जो स्टोरेज फॉर्म होगा ना उसको जो है रिलीज करना स्टार्ट करेगी। भाई जो फेरेटिन फॉर्म होगा, जो स्टोर फॉर्म है, उसको क्या करेगी, वो हीमोसिस्टीन को तोड़ेगी, उसको फेरेटिन में कन्वर्ट करेगी और फेरेटिन को फिर फर्दर जो है सर्कुलेशन में डालेगी। तो क्या करेगी, स्टोरेज फॉर्म जो होगा उसको जो है सर्कुलेशन में भेजना स्टार्ट करेगी। ठीक, कहां कहां से, मैक्रोफेज, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, यहां पे जो मैक्रोफेजेस होंगे, यहां पे जो एरिथ्रोब्लास्ट होंगे, वहां से जो है सारा आयरन निकलना चालू होगा। तो डिक्रीज इन, इसमें क्या चीज आपको फिर मिलेगी, डिक्रीज इन स्टोर्ड आयरन इज रिफ्लेक्टेड बाय डिक्रीज इन सीरम फेरेटिन। ठीक है, मतलब सीरम फेरेटिन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली नहीं ज्यादा होगा लेकिन धीमे धीमे करके डिक्रीज होने लगेगा। इस स्टेज में सारे लगभग पैरामीटर, थोड़ा फेरेटिन ऊपर नीचे जरूर होता है लेकिन मैक्सिमम जो पैरामीटर्स होते हैं, ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल। कौन कौन से पैरामीटर हैं वो मैं बता रहा हूं। फिर पैरामीटर्स आप चाहे तो नोट भी कर लें। एक आयरन स्टोर, ठीक है, दूसरा सीरम फेरेटिन, सीरम फेरेटिन, तीसरा टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तीसरा क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। चौथा है ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम फेरेटिन, फिर हीमोग्लोबिन, रेड सेल मॉर्फोलॉजी, हीमोग्लोबिन एंड रेड सेल मॉर्फोलॉजी, hemoglobin and percentage and red cell morphology। एक मिनट रुकना है, अब इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। आयरन लॉस एक्सीड द एब्जॉर्प्शन, ये चीज हो गई प्री लेटेंट, लेटेंट से पहले। अब लेटेंट स्टेज में घुस गए। लेटेंट स्टेज में क्या होता है, आयरन स्टोर्स जो होते हैं, अभी इसमें आयरन स्टोर्स इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पता नहीं है, लेकिन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो चुकी है, अभी किसी को पता नहीं। अब ये प्री लेटेंट स्टेज से हम किस में पहुंच गए हैं, लेटेंट स्टेज में। लेटेंट स्टेज की खासियत क्या होती है, हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या होते हैं, नॉर्मल से हायर होते हैं, और हायर साइड ही होता है हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन मैं दे रहा हूं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है, लेटेंट में हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आयरन बैलेंस में चला गया, ठीक है, बॉडी किस में चला गया, नेगेटिव आयरन बैलेंस में। नेगेटिव आयरन बैलेंस में तो यहां से ही जाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, प्री लेटेंट से। बट इन लेटेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया स्टोर्स भी एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आयरन स्टोर्स। दैट इज व्हाट, आयरन स्टोर्स कौन कौन से हैं, सीरम फेरेटिन, सीरम फेरेटिन क्या होगा, एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीरम फेरेटिन क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। प्लाज्मा आयरन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्लाज्मा आयरन या सीरम आयरन जिसे कहोगे, वो क्या करेगा,
वो भी डिक्रीज कर जाएगा। फिर उसके बाद आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या करेगी? आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का क्या होगा बताओ, ये तुम लोगों को बताना है। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है? हाँ नहीं, होता क्या है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या चीज होती है? पीआईबीसी। टीआईबीसी होता क्या है? टीआईबीसी होता है जब सर्कुलेशन में आयरन होता है तो उसको ट्रांसपेरेंट से वो पकड़ जाता है, ट्रांसपेरेंट उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो 2/3 खाली होता है ट्रांसपेरेंट और 1/3 ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब मान के चलो ये 3 ट्रांसपेरेंट है तो 1 पे आयरन होगा और 2 पे आयरन नहीं होगा, ठीक है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गई तो क्या होगा? आयरन क्या होगा? कम हो गया, डिक्रीज हो गया आयरन। तो ट्रांसपेरेंट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट का लेवल क्या होगा? ट्रांसपेरेंट तो आयरन कम हुआ तो ट्रांसपेरेंट तो खाली हो गया ना, है ना। उनके पास तो आयरन बाइंडिंग करने के लिए आयरन ही नहीं है, तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आ रहा है? ऐसे ही हाँ हाँ कर देना, समझ में आना चाहिए। फिर से समझ लो, हमारे पास 3 ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और 1 आयरन मॉलिक्यूल है। ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली क्या होता है, मान लो हमारी बॉडी में 3 ट्रांसपेरेंट है तो उस पर 1 आयरन बाइंड कर जाएगा, ठीक है, 2 खाली रहेंगे। तो मतलब सीरम आयरन अगर हमारा कितना है, 100 है, तो 100 माइक्रोग्राम है, तो सीरम ट्रांसपेरेंट कितना होना चाहिए? हाँ 300, ठीक है। अगर सीरम आयरन हमारा 100 है तो सीरम ट्रांसपेरेंट हमारा 300 होना चाहिए। अब ये नॉर्मल कंडीशन है। अब मान लो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, तो आयरन है ही नहीं, तो तीनों ट्रांसपेरेंट हमारे खाली हो गए, ठीक है। तो सीरम आयरन हमारा अभी भी उतना ही 300 है, लेकिन सीरम आयरन हमारा कम हो गया, है ना। तो आयरन इससे क्या होगा? बाइंड करने के लिए है ही नहीं। ट्रांसपेरेंट से जब आयरन बाइंड करता है तो उसको क्या कहते हैं? आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। कितना ट्रांसपेरेंट आयरन से बाइंड कर रहा है, दैट इज नोन एज सीरम आयरन सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टीआईबीसी। अब जब वही नहीं है तो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टीआईबीसी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये टीआईबीसी का कंसेप्ट हो गया। दूसरी चीज, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? सैचुरेशन क्या होगा? फॉल करेगा। जब बाइंड ही नहीं हो रहा तो सैचुरेशन क्या होगा? आयरन ही नहीं है। अरे पानी में चीनी घोलोगे, जब चीनी ही नहीं है तो सैचुरेशन कहां से होगा? ठीक है, तो सैचुरेशन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीज अप टू 15% तक डिक्रीज कर जाएगा। नॉर्मली कितना सैचुरेशन होता है? 33% होता है, और उसमें कितना हो जाएगा? डिक्रीज कर देगा। अब इस केस में बोन मैरो करोगे तो रहेगा कुछ ना कुछ सिड्रोब्लास्ट मिल जाएंगे आपको। इस केस में बोन मैरो करोगे तो क्या होगा? सिड्रोब्लास्ट
हीमोसिड्रिन जिसे ही सिड्रोब्लास्ट कहते हैं, जिसको आप पल्स स्टेन से आप स्टेन करते हो, दैट इज कॉल्ड सिड्रोब्लास्ट, हीमोसिड्रिन। तो वो क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, डिक्रीज इन सिड्रोब्लास्ट। ठीक है। अब फिर आप यहां पर भी अगर नहीं करेक्ट किया पेशेंट को, तो फिर क्या होगा, फिर आपका एपरेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अपीयर, एपरेंट मतलब जो अपीयर करे, जो दिखे, तो एपरेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। सारे लेवल्स जो है डिक्रीज कर जाएंगे, टीआईवीसी बढ़ जाएगा, सैचुरेशन डिक्रीज कर जाएगा, है ना, ये होता है। अब इसी को हम लोग जो है एक उसमें बना लेते हैं, स्टेज। वन टू थ्री फोर, इसमें नॉर्मल आयरन बैलेंस, नेगेटिव, नॉर्मल आयरन बैलेंस, नेगेटिव आयरन बैलेंस, आयरन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोपोरेसिस। आयरन डिफिशिएंसी, ठीक। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल आयरन बैलेंस, उसमें क्या है, आयरन स्टोर क्या है, नॉर्मल है, सीरम फेरेटिन क्या है, नॉर्मल है, टीआईवीसी क्या है, 300 to 600, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है। फिर ट्रांसफेरिन कितना होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल। ठीक है। फिर रेड सेल मॉर्फोलॉजी नॉर्मल। ठीक है, रेड सेल मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल। और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एक और आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ट्रांसफेरिन टीआरएफ, टीएफआर नॉर्मल। ठीक, ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर भी नॉर्मल। अब जब चालू हुआ, नेगेटिव आयरन बैलेंस में गया। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट हुआ नेगेटिव आयरन बैलेंस में पेशेंट चला गया, तो क्या होगा, आयरन स्टोर क्या करेंगे, डिक्रीज करेगा। आयरन स्टोर सबसे पहले कहां से इस्तेमाल करना चालू करेगा, आयरन स्टोर से। ठीक है, तो सीरम फेरेटिन लेस देन 20, सीरम फेरेटिन कम होगा। ठीक है, सीरम फेरेटिन कम होगा और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, 300 से 600 नॉर्मल होती है, तो मोर देन 300 हो जाएगा। ये अपरेंट में हम बता रहे हैं, मोर देन 300 हो जाएगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मोर देन 300। ट्रांसफेरेंट फैक्टर सैचुरेशन ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ट्रांसफेरेंट फैक्टर
सैचुरेशन ये नॉर्मल रहेगा। अभी सैचुरेट नहीं हो रहे ट्रांसपेरेंट इतने क्योंकि आयरन की कमी है, हालांकि ऊपर से फेरेटिन अपना प्रोवाइड कर रहा है, आयरन जो स्टोरेज फॉर्म है वो अपना फेरेटिन रिलीज कर रहा है, तो उसको मिलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम अपना चल रहा है अभी, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, सैचुरेशन अभी भी नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन क्या होगा? नॉर्मल होगा। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा। और मॉर्फोलॉजी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होगी। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल सेल साइज होगा और नॉर्मल शेप होगा, और ट्रांसपेरेंट फैक्टर रिसेप्टर ये भी नॉर्मल होगा। फिर ट्रांसपेरेंट फैक्टर रिसेप्टर ये भी नॉर्मल होंगे। फिर घुसेगा किसमें? आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या हुआ? जब आयरन की कमी होती है। एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? कहां से कहां तुम लोग पहुंच जाते हो, कूदना कहीं है, जा कहीं रहे हो, वो कहीं और जाता है। एरिथ्रोपोइसिस तब चालू होता है जब बॉडी को बोन को जो है क्या, मैरो को क्या प्रोवाइड हो? आयरन। एरिथ्रोब्लास्ट को आयरन प्रोवाइड हो। ठीक है, आयरन ही नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइसिस क्या करेगा? वो हीमोग्लोबिन वहीं से तो बनना है, आरबीसी तभी तो बनेगी। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो आरबीसी कहां से बनेगी? तो एरिथ्रोपोइसिस के लिए किस चीज की जरूरत है? आयरन। ठीक है, अब आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस, आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस स्टेज में जब घुसेगा तो क्या होगा? आयरन स्टोर क्या हो जाएंगे? नील, जीरो हो गए साहब, उसने अपना असले सब लगा दिए, सब कुछ खत्म। दूसरे नंबर पे सीरम फेरेटिन लेस देन 15, बहुत डिक्रीज, सीवियरली डिक्रीज कर जाएगा। अब सीरम फेरेटिन जब डिक्रीज कर गया है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज। ट्रांसपेरेंट फैक्टर सैचुरेशन क्या करेगा? डिक्रीज। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट फैक्टर सैचुरेशन क्लियर कि नहीं क्लियर? या फिर क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है? डिक्रीज क्यों करेगा ट्रांसपेरेंट फैक्टर सैचुरेशन? इसलिए करेगा क्योंकि सैचुरेट ही नहीं हो पा रहा है, आयरन ही नहीं मिल रहा है उसको, तो कहां से आयरन जाकर के किससे बाइंड करेगा? आयरन है ही नहीं सर्कुलेशन में, ट्रांसपेरेंट भरे पड़े हैं, ट्रांसपेरेंट तो खाली पड़े हुए हैं, तो सैचुरेशन क्या कर गया? आयरन होगा तो बाइंड करेगा, तो सैचुरेशन होगा, लेकिन आयरन है ही नहीं तो बाइंड ही नहीं कर रहा है, तो सैचुरेशन क्या हो गया? डिक्रीज। जब चीनी ही नहीं है पानी के अंदर तो घोलोगे क्या, है ना? ये डिक्रीज कर गया। हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन इसमें क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रेड सेल मॉर्फोलॉजी अभी भी नॉर्मल होगी, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में आप जाएंगे अभी भी। और ट्रांसपेरेंट फैक्टर रिसेप्टर क्या होगा? अब इसमें ट्रांसपेरेंट फैक्टर रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, रिसेप्टर खाली हो गए, ट्रांसपेरेंट के पास कुछ है ही नहीं बाइंड होने के लिए, आयरन नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट लेकर के किसको जाएगा? किसी को लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। जब वहां जाने की जरूरत ही नहीं है तो वहां का स्टेशन जहां पे रिसेप्टर है, जहां से उसको बाइंड करना है ट्रांसपेरेंट फैक्टर को, ट्रांसपेरेंट फैक्टर रिसेप्टर क्या होंगे? खुल गए सब रिसेप्टर, सब बढ़िया है, मौज चल रही है, बाइंड हो गए, बाइंड होने की जरूरत ही नहीं, इंक्रीज कर गए, खाली है रिसेप्टर, इंक्रीज कर गए, ट्रांसपेरेंट भी खाली है, रिसेप्टर भी खाली है, तो इंक्रीज कर गए। फिर आप आ जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के एपेरेंट मतलब कंफर्म केस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंफर्म केस कब आप बोलोगे? जब स्टोर्स नील है, फेरेटिन क्या हो गया? लेस देन 10 या लेस देन 12 आप कर दो, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? मोर देन 400, एकदम खाली, ट्रांसपेरेंट सारे खाली। सैचुरेशन का क्या हाल होगा? टोटल परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन क्या करेंगे? उसके पहले लेस देन बहुत सीवियरली डिक्रीज कर जाएगा, डबल डिक्रीज लिख दो। फिर हीमोग्लोबिन ऑब्वियस सी चीज है, डिक्रीज ही करोगे। और रेड सेल मॉर्फोलॉजी में क्या करोगे? माइक्रोसिटिक हाइपो
ठीक है, रेड सेल मॉर्फोलॉजी में क्या करोगे, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, और सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का क्या हाल होगा, इंक्रीज। ये है आपका कुल मिला करके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पार्ट का, कि क्या क्या इसमें आपको मिलता है। फिर ब्लड पिक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा, अब आप असेसमेंट के पार्ट पर आए। ठीक है, ये सब कर दें। आखिरी में आपने असेसमेंट क्या किया इसमें, रेड सेल मॉर्फोलॉजी में माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, ठीक। दूसरी चीज पॉलीक्रोमेजिया, पॉलीक्रोमेजिया होती है वो सेल्स जो अलग अलग रंग की हैं, पॉलीक्रोमेटिक सेल्स मिलती हैं इसमें, ठीक है, पॉलीक्रोमेजिया। फिर आपको मिलेगा टीयर ड्रॉप सेल, ड्रॉप सेल, पेंसिल सेल, पेंसिल सेल्स, ठीक है, टीयर ड्रॉप सेल्स एंड पेंसिल सेल्स। फिर इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, मैरो। मैरो में जब आप देखोगे तो मैरो क्या होगा, हाइपर सेलुलर। अगर आपका लेटेंट पार्ट होगा, लेटेंट में मतलब आपने 4 स्टेज बताया आपको, इनिशियल स्टेज जब होगी तो क्या होगा, बोन मैरो हाइपर सेलुलर होगा। जब आयरन पहुंच नहीं रहा है तो मैरो को ज्यादा तेजी के साथ काम करेगा ना, तो हाइपर सेलुलर मैरो, सेलुलर हाइपर सेलुलर मैरो, ठीक है। सेलुलरिटी बढ़ जाएगी, खूब सारे एरिथ्रोब्लास्ट दिखेंगे आपको, खूब सारे आपको इंटरमीडिएट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये सब आपको दिखेंगे। कई बार आपको जो है आरबीसी वैसी भी दिखेगी, आरबीसी क्योंकि भाई आरबीसी बन नहीं पा रही है, वो नहीं हो पा रही है, तो जल्दी जल्दी वो और बनाने की कोशिश कर रहा, तो हाइपर सेलुलर मैरो मिलेगा। एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा। एरेथ्रॉइड सीरीज जो होती है ना, ब्लड की एरेथ्रॉइड सीरीज, तो एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, ठीक, एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा। इसके अलावा माइक्रोनॉर्मोब्लास्टिक रिएक्शन मिलेगी। माइक्रोनॉर्मोब्लास्टिक रिएक्शन, आपको नॉर्मोब्लास्ट जो होते हैं छोटे नॉर्मोब्लास्ट मिलेंगे, माइक्रो छोटे छोटे उसे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश में वो छोटे छोटे बनते हैं, तो माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक रिएक्शन, माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट, ठीक। अब नॉर्मोब्लास्ट, माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट, एमसीएच क्या करेगा, डिक्रीज, एमसीवी क्या करेगा, डिक्रीज, एमसीएचसी डिक्रीज, ये 3 चीजें डिक्रीज कर गई, ठीक। हीमोग्लोबिन डिक्रीज, आरडीडब्ल्यू इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि कुछ सेल नॉर्मल भी होंगी, कुछ सेल आपकी माइक्रोसिटिक होंगी, तो नॉर्मल और माइक्रोसिटिक मिलकर के आरडीडब्ल्यू एक जैसे सेल तो है नहीं। जब एकदम प्योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो सब एक जैसे, तो आरडीडब्ल्यू एक जैसा लगेगा, एक मतलब आरडीडब्ल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आरडीडब्ल्यू नॉर्मल होगा, ये सब एक जैसे हैं। लेकिन जब नॉर्मल सेल भी है और एबनॉर्मल सेल दोनों साथ में, तो आरडीडब्ल्यू क्या करेगा, बढ़ जाएगा। आरडीडब्ल्यू क्या कर जाएगा,
इंक्रीज। फिर सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, सीरम ट्रांसफेरिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सीरम फेरेटिन क्या करेगा? डिक्रीज। सीरम आयरन क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। सीरम आयरन डिक्रीज करेगा। ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगा। फिर रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन क्या होगा? रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन नहीं जांच है, कौन बताएगा? जिसने बताया उसको इनाम मिलेगा। रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन क्या होगा? एकदम गलत बताया, अब मैं किसी को इनाम नहीं दूंगा। सब किसी लायक नहीं हो। इतनी देर से पढ़ा रहा हूं मैं, तुम लोगों को अभी भी कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ। रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? प्रोटोपोरफायरिन क्या है? जब ये हीमोग्लोबिन होता है समझ गए? हीमोग्लोबिन का हीम अलग हुआ, ग्लोबिन अलग हुआ, और ये रिंग अलग हुई। अरे जब इसके पास हीम आयरन ही नहीं है तो बनाएगा क्या? प्रोटोपोरफायरिन अकेले क्या झुंझुना बजाएगा? आयरन है नहीं इसके पास, तो ऐसे वो उसकी रिंग ऐसे पड़ी रहेगी। प्रोटोपोरफायरिन का लेवल जो है क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड में प्रोटोपोरफायरिन आपको खूब बढ़िया मिलेगा। प्रोटोपोरफायरिन का लेवल क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। और सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ऐसे क्या होंगे? सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ऐसे हैं, इंक्रीज। ये आपका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और सब मिला करके आपका ये। अब आते हैं ओरल थेरेपी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दवाई क्या दोगे? आपने इलाज तो कर दिया, बता दिया उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कौन सी बड़ा काम कर दिया, कौन सा आपने तीर मार दिया। ट्रीटमेंट भी तो आना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में 300 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन, 300 mg एलिमेंटल आयरन आप दोगे। नॉर्मली कितना एब्जॉर्ब होता है आयरन? थ्री 300 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन दोगे, जिसमें से 60 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, जिसमें से कितना? 60 मिलीग्राम पेशेंट को एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और इन पेशेंट विद नॉर्मली फंक्शनिंग मैरो, जिसमें नॉर्मल फंक्शन हो रहा है मैरो का, कोई दिक्कत नहीं है, और एरिथ्रोपोइटिन लेवल भी नॉर्मल है, उसमें आप क्या करोगे? थोड़ा डोसेज आप कम कर सकते हो। ठीक है, कितने दिन तक चलेगा? 6 से 12 वीक तक की मंथ तक? हाँ, कितने दिन तक चलेगा? किसी ने आयरन की टैबलेट नहीं खाई कभी? 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीने तक। कैसे पता करोगे कि कैसे पता करोगे कि आपकी दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है? मैंने मान लो तुम लोग के पास पेशेंट आया और तुम लोगों ने जो है उसको एलिमेंटल आयरन लगा दिया, है ना? अब उसको खिला तो दिया, लेकिन अब तुमको मालूम करना है कि भाई इसके दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही है, किसी फायदे की है दवाई। 5-10 दिन बाद वो आया टेस्ट कराने दोबारा से, तो कौन सा टेस्ट कराओगे एलिमेंटल आयरन के लिए? 20-25 दिन बाद आया, क्या करोगे? कुछ नहीं बोलोगे, हमें नहीं मालूम, आगे जाके किसी और को दिखाओ, हम जांच करते हैं, केवल हम सही रिपोर्ट देते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कौन सी जांच करनी है।
सिंपल सी एक जांच करोगे, जीवीपी, जनरल ब्लड पिक्चर। इसमें क्या मिलेगा? हैं? 7 दिन बाद उसको बुलाया तुमने, थेरेपी इनिशिएट करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाएंगे। रेटिक काउंट इसीलिए कराया जाता है। थेरेपी देने के बाद 4 से 7 दिन के अंदर अंदर रेटिक काउंट विल इंक्रीज। अगर नहीं इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो थेरेपी दी है वो गलत दी है। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी 1.5 हफ्ते के अंदर पीक पे चला जाता है। और कितने दिन में आपके हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा? कितने दिन में हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा? कब तक की उम्मीद लगाओगे? हीमोग्लोबिन कब तक नॉर्मल हो सकता है इसमें? कितने दिन में? आधा ज्ञान खतरनाक, उसको आयरन दे देगा, तुम टॉक्सिक कर दोगे, मर जाएगा वो। तो 1 महीने में आप हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ थेरेपी टू द 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर उसका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हो जाना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल 1 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाना चाहिए। ठीक, और फिर हम 6 महीने से 12 महीने क्यों दे रहे हैं? 6 महीने से 12 महीने क्यों दे रहे हैं? उसका स्टोर भी तो हमें रिप्लेनिश करना है। जो सारा खजाना उसका खाली हो गया इतने दिन तक, तो उसको हमें, ताकि जो स्टोर्ड है वो रिप्लेनिश हो जाए। स्टोर शुड बी रिप्लेनिश। इसके लिए हमको जो है ये करना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो फिर आप सोचोगे क्या? जेनेटिक कॉज। और जेनेटिक कॉज क्या क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।